नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और आज अपना टॉपिक रहेगा अपशिष्ट प्रबंधन, जिसके बारे में हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और एक बार फिर से बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति है, ये आपको बतानी है। अपशिष्ट का उत्पादन बढ़ाना, अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना, अपशिष्ट को फेंकना या फिर अपशिष्ट को जलाना। तो बताइए कौन सा एक अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी है, तो ये अपशिष्ट का पुनः उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। और इसमें क्या होता है, तो किसी भी प्रक्रिया के बाद बचा अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है, उसे वापस रिसाइकल किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि ई अपशिष्ट शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। बताइए क्या पर्यावरण अपशिष्ट, दैनिक अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए तो ये बताइए ई अपशिष्ट शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और इसमें क्या क्या कचरा आता है, जैसे कोई मोबाइल, टीवी, बैटरी, चार्जर, इनका कचरा सभी ई अपशिष्ट कचरे में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए एक बार फटाफट से, क्या प्लास्टिक, बैटरियां, भोजन या फिर कागज है जो अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहलाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए एक बार, तो क्या कहलाता है, बैटरियां हैं जो ई अपशिष्ट कचरा होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भोजन और कागज ये क्या है, तो ये जैव अपघटनीय कचरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्लास्टिक क्या है, तो ये जैव अपघटनीय कचरा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अभी तक नए हैं चैनल पर तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए अपना खुद का परिवार समझकर। ठीक है, चलिए और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए कि अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या भस्मीकरण, लैंडफिल, कंपोस्टिंग या फिर स्थलीय उत्पादन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, तो इसे भस्मीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका और ये लैंडफिल क्या होता है, तो इसे खाली जमीन पर कचरे को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, लैंडफिल कहलाता है। और भस्मीकरण में हॉस्पिटल से निकले अपशिष्ट हेतु ये सबसे सही विधि है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी, भस्मीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ जैविक अपशिष्ट में आता है, ये आपको बताना है। तो क्या कांच की बोतलें, फल और सब्जियों के छिलके, एल्यूमिनियम के डिब्बे और रबर टायर। तो बताइए कौन से अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक अपशिष्ट में आते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन से आते हैं, फल और सब्जियां के छिलके जो जैविक अपशिष्ट में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से निम्नीकरण इनका किया जा सकता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है। तो बताइए क्या पुनर्चक्रण, दहन, लैंडफिलिंग या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट। और ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं, तो CH2, CH4, CFC, NO2, SO2, SF6, ये सारी गैसें कैसी हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के
उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो कौन सी है? तो ये पुनर्चक्रण है जो इसके लिए उपयोगी है, ठीक है, और इसे रिसाइकलिंग भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो उसका फायदा आप जरूर उठाएं, और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी फटाफट से बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, और फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट निपटान विधि है, ये आपको बताना है। क्या भूमि भराव, दहन, पुनर्चक्रण या फिर उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपशिष्ट निपटान की विधि है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, बताइए। तो कौन सी है? भूमि भराव भी है, दहन भी है, पुनर्चक्रण भी है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है कौन से हैं, बताइए। सूर्य, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला या फिर उपयुक्त सभी? 8 नंबर का आंसर करिए फटाफट से कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है तो कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से, तो नवीकरणीय में कौन सा आता है, बताइए। तो एक तो पवन ऊर्जा आती है, और जो भी कभी समाप्त न हो कौन से नवीकरणीय है, ठीक है, बताइए। तो और ये कोयला और पेट्रोलियम क्या है, तो ये जीवाश्म ईंधन है, और ये अनवीनीकरणीय संसाधन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नवीनीकरणीय कौन है, तो ये सूर्य है जो कभी समाप्त नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार शेयर करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो सूर्य है, ठीक है, जो कभी सूर्य की किरणें कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए नवीनीकरण में आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, बताइए। तो क्या रहेगा आंसर इसका, पढ़िए और आंसर करिए कि वायु प्रदूषण निरोध बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार फटाफट से आंसर करिए। क्या 1975, 1981, 1990 या फिर 1985 में? तो बताइए कब हुआ था, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का कि वायु प्रदूषण निरोध बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। तो कब हुआ, ये 1981 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और वायु प्रदूषण किससे होता है, तो बताइए कौन कौन सी गैसों से होता है। तो SF6, CFC, HCFC, SO2, NO2, CH4, CO2 ये आदि गैसें हैं जो इनसे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि 3R सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है, बताइए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रिकवर, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर या फिर रिसाइकल, रिड्यूस और रिकवर? तो बताइए 3R सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, तो ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बताइए। कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग होगा इसका हिंदी में आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कचरा सबसे खतरनाक और पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि नाभिकीय कचरा, वायु प्रदूषण, ज्वालामुखी की राख या फिर जैविक चिकित्सा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो ये जैविक चिकित्सा ये क्या है, तो इसे भस्मीकरण से नष्ट किया जा सकता है, और सबसे खतरनाक और लंबे समय तक बना रहता है वो कौन सा कचरा है, तो वो नाभिकीय कचरा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका एकदम राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि बेसल संधि किस बारे में हुई थी, ये आपको बताना है। कौन सी संधि, तो बेसल संधि किस बारे में हुई थी, बताइए। क्या ई कचरा,
विषैला कचरा, नगर पालिका ठोस कचरा या फिर जैव चिकित्सा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट से आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर कि वेसल संधि किसके बारे में हुई थी, ये आपको बताना है। तो किसके बारे में हुई थी बताइए। तो यह विषैले कचरे के बारे में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। और ये कब हुई थी, तो ये 1992 में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल थे, तो इसमें 188 देश शामिल थे। और ये इसका उद्देश्य क्या था, तो विषैले कचरे का निपटान करना इसका उद्देश्य था, किसका, बेसल संधि का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं और फटाफट से आंसर करते जाइए कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिजों का प्रबंधन करने हेतु निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या 3R तकनीक, 4S तकनीक, 3F तकनीक है फिर डॉट्स तकनीक। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। किस बारे में पूछा है कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिजों का प्रबंधन करने हेतु निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये 3R तकनीक का उपयोग किया जाता है। और इस 3R का मतलब क्या है बताइए। तो रिड्यूज, रिसाइकल और रीयूज, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु आदि के द्वारा पूरी तरह नष्ट होने वाला कचरा क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु आदि के द्वारा पूरी तरह नष्ट होने वाला कचरा क्या कहलाता है। क्या जैविक कचरा, सिल्ट कचरा, जर्नल सेल कचरा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर करिए फटाफट से बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर। तो क्या कहलाता है, जैविक कचरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। और कचरा कितने प्रकार का होता है बताइए। तो कचरा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक जैव निम्नीकरण और एक अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण होता है वो जीवाणु की सहायता से अपघटन हो जाता है और नष्ट हो जाता है। और जैव अनिम्नीकरण कचरा होता है वो जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैव अनिम्नीकरण जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबड़, कांच, ये सारा कचरा जैव अनिम्नीकरण में आता है। और जैव निम्नीकरण में कौन सा आता है, तो फल, सब्जियां, शरीर जंतु, ठीक है। ये सब आते हैं जैव निम्नीकरण में, जो जीवाणु द्वारा आराम से अपघटित कर दिए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि वे संसाधन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं बताइए। फटाफट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कि वे संसाधन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होते हैं वे क्या कहलाते हैं बताइए। क्या जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वे क्या कहलाते हैं, तो वे जैविक संसाधन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए अपना खुद का परिवार समझकर, ठीक है। चलिए बताइए तो कि घरेलू कचरा प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले डिब्बों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो नीला डिब्बा इसमें अजैविक अपशिष्ट सामग्री जैसे प्लास्टिक, कांच का कचरा एकत्रित किया जाता है क्या बताइए। तो हाँ जी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तो इसमें राइट है। हरा डिब्बा इसमें फल व सब्जियों के छिलके एवं खराब भोजन सामग्री एकत्रित की जाती है क्या, हाँ जी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी है जो राइट है। काला डिब्बा जिसमें गैर खतरनाक और गैर विषैले औद्योगिक अपशिष्ट का कचरा एकत्रित किया जाता है क्या, नहीं इसमें खतरनाक और विषैले औद्योगिक अपशिष्ट कचरा एकत्रित किया जाता है। इन्होंने आगे गैर लगा दिया, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था, ये आपको बताना है। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। क्या फूरियर ने, फ्रांसिस क्रिक ने, विलियम हार्वे ने या फिर ओरिनियस ने। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो किसने बताया था बताइए फटाफट से। तो यह फूरियर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, बताइए और क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनअवघटनीय नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या कृषि अपशिष्ट, पारा, प्लास्टिक या फिर शीशा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए तो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनअवकरणीय नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यह कृषि अपशिष्ट जो जैव अनअवकरणीय नहीं है। पारा, प्लास्टिक और शीशा ये तीनों ही जैव अनअवकरणीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए कि बायोगैस संयंत्रण में किस प्रकार का अपशिष्ट उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। कि जैविक अपशिष्ट, कागज, धातु के टुकड़े या फिर प्लास्टिक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर, क्या कह रहे हैं कि बायोगैस संयंत्रण में किस प्रकार का अपशिष्ट उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए और बायोगैस में मुख्य घटक कौन सा होता है, ये भी बता दीजिए। तो कौन होता है, तो मीथेन गैस होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो बायोगैस संयंत्रण में किस प्रकार का अपशिष्ट उपयोग किया जाता है, तो जैविक अपशिष्ट उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है और क्या कह रहे हैं बताइए फटाफट से और आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में करवाए जा रहे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, इसलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समाधान है, ये आपको बताना है। तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या पुनरावर्तन, अपशिष्ट को दफनाकर, अपशिष्ट को जलाकर या फिर उपयुक्त सभी या अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए 20 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समाधान है। तो कौन सा है, तो पुनरावर्तन है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बढ़िया लगे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो बड़ी हमारे साथ में जुड़ सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। नोट्स हैं जो दोनों टाइप में उपलब्ध हैं, हस्तलिखित और प्रिंटेड। अगर आपको अच्छे लगे तो दोनों डाउनलोड करें, नहीं तो हस्तलिखित या प्रिंटेड दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छे लगे वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रिंट निकलवा कर घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे का पढ़ेंगे कल।